हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने बात कर ली हुई है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में काइंड्स ऑफ मेजोरिटी के बारे में। बहुमत कितने तरह के होते हैं, है ना, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों दोस्तों हमारे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में या इंडिया ने, हम कहें तो इंडिया ने, है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रखा है। किसे? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा लिए जाते हैं? पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते हैं, है ना। जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं दोस्तों? पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते हैं। और पार्लियामेंट उन डिसीजन को लेती है किसी न किसी मेजोरिटी के साथ, किसी न किसी मेजोरिटी से पार्लियामेंट उन डिसीजन को लेती है। ओके, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइप्स ऑफ मेजोरिटी की बात करें तो कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रखा है कि कितनी तरह की मेजोरिटी है। लेकिन अगर हम केयरफुल इंटरप्रिटेशन करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास चार तरह की मेजोरिटी निकल कर आती है। कितनी तरह की दोस्तों? चार तरह की मेजोरिटी हमारे पास निकल कर आती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पहली हमारी जो मेजोरिटी है वो है हमारी स्पेशल मेजोरिटी, है ना। पहली तरह की कौन सी है? स्पेशल मेजोरिटी। ओके, दूसरा हम अगर बात करें, है ना, जो दूसरी मेजोरिटी है हमारी, एक मिनट दोस्तों, जो पहली मेजोरिटी हमारी वो हमारी सिंपल मेजोरिटी, है ना। और दूसरी हमारे पास है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, है ना। तो वही तीसरी है हमारे पास इफेक्टिव मेजोरिटी और फोर्थ वन है हमारी स्पेशल मेजोरिटी। ये चार मेजोरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निकल कर आती है। ओके, अगर इनको हम आज, है ना, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं सिंपल मेजोरिटी को, है ना। सिंपल मेजोरिटी, दोस्तों सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस, है ना। ये क्या चीज होती है इसको समझो। मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी कि जितने भी हाउस में प्रेजेंट है और प्रेजेंट में भी जो वोट कर रहे हैं उनका कितना? 50%। ओके, वो हमें चाहिए होती है पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी, वो होती है सिंपल मेजोरिटी। ओके, तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लोकसभा में, है ना, फॉर एग्जांपल लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है भाई? 545 है ना। लोकसभा मेंबर्स कितने हैं? 545 है। मान लो, है ना, मान लो जिस दिन कोई भी डिसीजन लेना है पार्लियामेंट को, मान लो जिस दिन डिसीजन लेना है पार्लियामेंट को उस दिन, है ना, उस दिन मान लो 145, है ना, 145 एमपीज अब्सेंट है ना। मान लो उस दिन 145 एमपी कितने क्या है? अब्सेंट है। तो प्रेजेंट कितने होंगे, है ना? तो प्रेजेंट कितने होंगे? प्रेजेंट कितने होंगे दोस्तों? 400, है ना। प्रेजेंट कितने हो गए? 400, है ना। जब वोटिंग लगेगी तो ये प्रेजेंट ही वोट कर पाएंगे, है ना। जब ये प्रेजेंट ही वोट कर पाएंगे तो मान लो इसमें भी इससे भी, है ना, 400 में से मान लो 100, है ना, 100 कैंडिडेट ऐसे हुए, 100 एमपीज ऐसे हुए जिन्होंने वोट ही नहीं करा, जिन्होंने वोट ही नहीं करा, है ना। तो बच्चे कितने? 300। 300 ने क्या किया? वोट डाला, वोट करा, 300 ने वोट करा। ओके, 300 ने वोट करा। अब ये हो गया दोस्तों, ये हम पहुंच गए हैं कहां पर? ये पहुंच गए हम कि जितने प्रेजेंट है और प्रेजेंट में भी जितने वोट कर रहे हैं, है ना। तो वो प्रेजेंट कितने हैं? 400। प्रेजेंट में भी वोट कितने कर रहे हैं? 300। अब इन 300 का क्या? 50%। इन 300 का 50%, है ना। इन 300 का 50% हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? सिंपल मेजोरिटी, है ना। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 1 यानी कि कितनी होनी चाहिए? 151 यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी निकल कर आ रही है। ओके, जब पार्लियामेंट डिसीजन लेगी, है ना, तो पार्लियामेंट, है ना, तो पार्लियामेंट का डिसीजन में, है ना, इस केस में मिनिमम इतने अगर वोट उसको मिलेंगे तो वो डिसीजन पास हो जाएगा। ओके, तो ये होती है हमारी सिंपल मेजोरिटी।
अब मेन जो है हमारा, है ना, ये हमें चाहिए कहाँ कहाँ पर होती है, सिंपल मेजोरिटी हमें कहाँ कहाँ पर चाहिए होती है। दोस्तों, जो सिंपल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी को हम सिंपल मेजोरिटी को हम वर्किंग मेजोरिटी भी बोलते हैं, वर्किंग मेजोरिटी भी बोलते हैं, या फिर फंक्शनल मेजोरिटी भी बोलते हैं, या फिर फंक्शनल मेजोरिटी भी इसको बोला जाता है, फंक्शनल मेजोरिटी भी इसको बोला जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? जहां कहीं पर भी पार्लियामेंट के, जहां कहीं पर भी है ना, जहां कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया होगा मेजोरिटी को, जहां कहीं पर भी मेजोरिटी को मेंशन नहीं किया गया होगा, वहां पर सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन पास होता है। और है ना, और मैक्सिमम काम जो होते हैं पार्लियामेंट के, मैक्सिमम डिसीजन जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो सिंपल मेजोरिटी से ही होते हैं, है ना, सिंपल मेजोरिटी से ही लिए जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्किंग मेजोरिटी या फिर फंक्शनल मेजोरिटी इसको बोला जाता है ना, वर्किंग मेजोरिटी या फंक्शनल मेजोरिटी इसको बोला जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि यह मेजोरिटी हमें चाहिए कहाँ कहाँ पर होती है, यह मेजोरिटी हमें कहाँ कहाँ पर चाहिए होती है। ओके, तो सबसे पहले यह मेजोरिटी, है ना, हमें चाहिए होती है, यह मेजोरिटी हमें चाहिए होती है कुछ ऐसे लॉज को पास करने के लिए, कुछ ऐसे बिल्स को पास करने के लिए, है ना, जो कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल, है ना, जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनको पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है ना। जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो वही मनी बिल को पास करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए होती है, मनी बिल को भी पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए होती है। ओके, अगर मनी बिल की बात करें तो यह होता है अंडर आर्टिकल 110, 110 आर्टिकल के तहत मनी बिल लाया जाता है। ओके, मनी बिल लाया जाता है। दूसरा दूसरा जो हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, ऐसे पार्लियामेंट्री मोशंस, है ना, कुछ पार्लियामेंट्री मोशंस को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, जैसे जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन, और कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है दोस्तों, इसे लेकर आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आती है कोई भी अपोजिशन पार्टी, है ना, कौन है? अपोजिशन पार्टी, है ना, अपोजिशन पार्टी का कोई भी मेंबर लेकर आता है तो ही कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है खुद गवर्नमेंट। ओके, जो थर्ड, जो हमें मेजोरिटी चाहिए होती है, थर्ड, है ना, कहाँ पे चाहिए होती है? सिंपल मेजोरिटी, है ना, तो सिंपल मेजोरिटी हमें चाहिए होती है जो, है ना, जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर होते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है ना। तो थर्ड वन क्या होगी? टू इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ, है ना, ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, टू इलेक्ट स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, और हमें कहां पे चाहिए होती है? यह मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, तो यह सिंपल मेजोरिटी हमें चाहिए होती है ना, यह सिंपल मेजोरिटी हमें चाहिए होती है टू पास दी, है ना, टू पास दी फाइनेंशियल इमरजेंसी, या टू इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, टू पास फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, है ना, टू पास फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी को पास करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। और फाइनेंशियल स्टेट इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत इसको इम्पोज किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसको इम्पोज किया जाता है आर्टिकल 360 के द्वारा। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो अभी तक एक भी बार यह, है ना, इमरजेंसी नहीं लगाई गई है भारत में। ओके, नेक्स्ट जो यह इमरजेंसी हमें चाहिए होती है, नेक्स्ट जो, है ना, इमरजेंसी हमें चाहिए होती है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है ना, क्या है ना, तो देखो,
ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को पास करने के लिए यह मेजोरिटी चाहिए होती है, जो कि रेटिफाई किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रेटिफाई किए जाने होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, है ना, अंडर आर्टिकल 368, है ना। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स अंडर आर्टिकल 368, है ना, जो कि रेटिफाई किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, है ना, जो कि रेटिफाई किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी, यानी कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी अमेंड, है ना, द्वारा भी अमेंडमेंट किए जाते हैं, है ना, जिनमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिनमें स्टेट भी सहयोग करता है यूनियन का अमेंडमेंट करने के लिए, तो वो स्टेट को वे अमेंडमेंट पास करने पड़ते हैं किस सिंपल मेजोरिटी के साथ, है ना, स्टेट में वो अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होते हैं। ओके, और ये कैसे प्रोविजंस है ना, ये कैसे प्रोविजंस होंगे, ये फेडरल प्रोविजंस होते हैं, फेडरल प्रोविजंस होते हैं, जहां पर स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करती है। ओके, तो ऐसे अमेंडमेंट दोस्तों, ऐसे अमेंडमेंट को पास करने के लिए, है ना, ऐसे अमेंडमेंट को पास करने के लिए स्टेट में, है ना, ऐसे अमेंडमेंट को पास करने के लिए स्टेट में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। ओके दोस्तों, जो सेकंड मेजोरिटी है हमारी, दूसरी तरह की जो मेजोरिटी है वो हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है दोस्तों, है ना, ये होती है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये होती है हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, है ना। इसका क्या है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो, मान लो अगर हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों का केस लेते हैं, है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का केस लेके चलते हैं, तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 545, और इसमें कितने होते हैं, 245। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 50% जो भी टोटल स्ट्रेंथ होगी हाउस की, उसका 50% से अधिक, है ना, तो टोटल स्ट्रेंथ तो ये है, इसका 50%, है ना, इसका 50%, है ना, और इसका 50%। तो इसका 50% है ना, 545 का 50% क्या निकल के आता है, 545 इंटू हाफ कर दो, है ना, 50% हाफ हो गया, तो इधर 245 इंटू हाफ कर दो, ये निकल के आगे भाई 272.5, तो ये निकल के आ जाती है 122.5, है ना। अगर हम देखें तो हमें इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, तो कितनी 273 हम इसको मान के चलेंगे, और इसको 123 हम इसको मानकर चलेंगे, यानी कि जो लोकसभा में जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है लोकसभा की, वो कितनी होती है, लोकसभा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी होती है, 273, और वही राज्यसभा की कितनी होती है भाई, 123, है ना, ये आप समझ गए। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोकसभा की जो मेजोरिटी होती है, लोकसभा की जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है वो होती है 273, और राज्यसभा की जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है वो होती है 123। ओके, मेन, है ना, मेन क्या है कि यह मेजोरिटी हमें चाहिए कहाँ होती है ना, यह मेजोरिटी हमें कहाँ चाहिए होती है ना, यह वेर वी नीड दिस काइंड ऑफ मेजोरिटी, यह हमें चाहिए होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर 5 साल बाद, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, है ना। तो जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन के पश्चात, है ना, गवर्नमेंट बनाने के लिए ही, चाहे यूनियन लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट को बनाने के लिए ही जो मेजोरिटी का यूज किया जाता है वो होती है हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्या होती है दोस्तों, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके, ठीक है, ठीक है, किसके लिए, टू फॉर्म दी गवर्नमेंट, है ना, आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य सरकार और,
है ना, केंद्र सरकार बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है ना। कहने का मतलब है जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को सेंटर में 273 और उससे अधिक सीटें मिलेगी या प्राप्त करेगा, उसकी गवर्नमेंट बनी जाएगी, उसकी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ओके, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या देखेंगे? इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, इफेक्टिव मेजोरिटी दोस्तों, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? वेल है ना, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कैसे लिखा हुआ है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में लिखूं तो मोर देन 50% ऑफ दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ओके, दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, संविधान में ये वर्डिंग यूज की हुई है। अब ये क्या मतलब है ना, इसका मतलब है दोस्तों कि अगर तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर मान लो लोकसभा में, है ना, लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स हैं, जिसमें मान लो जिस दिन वोटिंग करनी है उस दिन 145 मान लेते हैं कि अब्सेंट है। क्या है? अब्सेंट है। तो वही, तो वो 545 में से 400 क्या है? प्रेजेंट है। 400 प्रेजेंट है, 400 प्रेजेंट है। अब्सेंट कितने हैं? 145, है ना। अब मान लो 400 प्रेजेंट है, जिसमें से मान लो 100 क्या कर रहे हैं? 100 वोट नहीं कर रहे हैं, 100 वोट नहीं कर रहे हैं। तो वोट कितने कर रहे हैं? मान लो 300 वोट कर रहे हैं, 300 वोट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब का यूज नहीं किया हुआ। यहाँ पे क्या कर रखा है? द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, है ना। तो प्रेजेंट कितने हैं? जो भी प्रेजेंट है ना, उनका ही क्या चलेगा? उनका ही 50%, उनका 50% यहाँ पे चलेगा, है ना। इसका 50%, है ना, क्या निकल के आ जाएगी? इफेक्टिव मेजोरिटी। इसका 50% क्या निकल के आ जाएगी? इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी 200 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 201, है ना। इस केस में 201 हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी निकल। ओके, इसके बाद देखो, ये हमें चाहिए कहाँ पर होती है? वेयर वी नीड दिस काइंड ऑफ मेजोरिटी, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी हमें चाहिए कहाँ पर होती है ना। हमने बात करी थी सिंपल मेजोरिटी में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो वही उनको रिमूव किया जाता है, तो वही उनको रिमूव किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ, है ना। तो वही उनको रिमूव किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। टू रिमूव दी स्पीकर एंड deputy speaker of to remove the speaker and deputy speaker of Lok Sabha and state legislature. ओके, सेकंड ये हमें कहाँ पे चाहिए होती है? दिस टाइप ऑफ मेजोरिटी ये हमें चाहिए होती है वाइस प्रेसिडेंट को, है ना। टू रिमूव दी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, है ना, रिमूव करने के लिए यह मेजोरिटी हमें चाहिए होती है, जिसका प्रोविजन किस आर्टिकल में है? 67 क्लॉज बी के तहत उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए होती है भाई? इफेक्टिव मेजोरिटी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कैसी चाहिए मेजोरिटी चाहिए होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है। कहाँ पर? है ना, इन राज्यसभा। कहाँ पर? इन राज्यसभा। ओके, कहाँ पर? इन राज्यसभा में। ओके, ओके दोस्तों, नेक्स्ट मेजोरिटी है हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी। ओके, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी हमारे पास चार तरह की मेजोरिटी को हम स्पेशल मेजोरिटी मानते हैं, है ना। जिसमें हमारी पहली होगी स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, यानी 249 आर्टिकल के तहत जो मेजोरिटी है वो एक तरह की स्पेशल मेजोरिटी होगी, है ना। क्या है वो मेजोरिटी क्या है दोस्तों? वो मेजोरिटी क्या है? है ना, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 ये है मोर देन 2/3 ऑफ मेंबर्स present and voting, present and voting. Okay, more than 2/3 of the members present and voting.
है ना। तो वही स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 यानी कि 61 आर्टिकल के तहत जो मेजोरिटी है वो क्या होती है ना, ये होती है मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ओके, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो वही जो थर्ड मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी, वो होती है अंडर आर्टिकल 368 के तहत। ओके, ये कौन सी होती है? अंडर आर्टिकल 368 के तहत जो मेजोरिटी होती है वो होती है ना, वो होती है मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, और अब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल, है ना, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, है ना, विच इज सपोर्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, है ना, विच इज सपोर्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी। दोस्तों इनको एक एक करके हम देखेंगे, है ना, तो वहां पे आप इस चीज को समझ जाओगे कि क्या होता है ये, है ना। तो वही वही नेक्स्ट मेजोरिटी होती है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस 50% ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन, है ना, ये वाली मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन। ओके, ये सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 क्या होता है? तो ये है मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंटेड वोटिंग, है ना। जैसे हमने कैलकुलेशन करी थी सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी की, वैसे ही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करनी है। वहां पे 50% होता था, यहाँ पे क्या होगा? 2/3 हो जाएगा। ओके, मैं कैलकुलेशन पार्ट पे ना जाके जो मेन चीज है इसमें उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब आर्टिकल 249, है ना, आर्टिकल 249, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं आर्टिकल 249 की, तो यह एक यूनिटरी नेचर को शो करता है। किसको? यूनिटरी नेचर को शो करता है, यूनिटरी नेचर को शो करता है। ओके, अच्छा, हमें यह चाहिए कहाँ कहाँ पे होती है? वेर इट अननेटेड, है ना। यह राज्यसभा को, है ना, यह आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को उन लॉज को, सॉरी, उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए चाहिए होता है जिसमें राज्यसभा, है ना, जिसमें राज्यसभा पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि वह स्टेट के इन इन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है ना। हमें पता है कि, है ना, जो सेवंथ शेड्यूल है ना, जो सेवंथ शेड्यूल है ना, सेवंथ शेड्यूल क्या करता है? डिवीजन ऑफ पावर करता है, डिवीजन ऑफ पावर्स करता है, पावर्स को डिवाइड करता है ना, किस किस के बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में, है ना। तो सेवंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट है, तीन लिस्ट है, एक एक स्टेट लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, और दूसरा यूनियन लिस्ट, है ना, और थर्ड वन कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अगर हम बात करें दोस्तों स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज बनाने का, स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। और यूनियन लॉज, यूनियन सब्जेक्ट के ऊपर, है ना, इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर लॉज कौन बनाएगी? यूनियन गवर्नमेंट, है ना। और इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर लॉज कौन बनाएगी? यूनियन भी और स्टेट भी बना सकती है। ओके, अगर तो स्टेट, है ना, अगर तो स्टेट, है ना, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होंगे, है ना, अगर तो स्टेट चाहती है कि, है ना, इन लॉज पे, इन सब्जेक्ट पे लॉज कौन बनाए? यूनियन गवर्नमेंट बनाए, है ना। मान लो कुछ एक दो सब्जेक्ट चूज कर लिया और वो चाहती है कि इसके ऊपर लॉज कौन बनाए? यूनियन गवर्नमेंट बनाए। तो उस केस में, है ना, क्या प्रोसीजर रहता है कि राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना होता है इस वाली मेजोरिटी के साथ, है ना। उसमें वो एम्पावर करती है लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को, कि वह इन इन लॉज के ऊपर, इन इन सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बना दे स्टेट के लिए। ओके, ओके, तो दिस इज यूज्ड टू पास अ राज्यसभा रेजोल्यूशन इन विच राज्यसभा empowers the लोक सभा टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। दूसरा, ये तो थी, है ना, 249, है ना। किस केस में हमें ये मेजोरिटी चाहिए होती है ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61, है ना। 61 तहत कौन सी मेजोरिटी है ना, क्या है? मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ओके, यहाँ पे टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, कैलकुलेशन पार्ट वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या है ना, यह हमें कहाँ पे चाहिए होती है? ये वाली मेजोरिटी। दोस्तों ये वाली मेजोरिटी हमें चाहिए होती है ना, टू इम्पीच दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए हमें यह मेजोरिटी चाहिए होती है अंडर आर्टिकल 61, यानी कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किया जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 61, यानी कि इसको हटाया जाता है, इनको हटाया जाता है किस किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। ओके, तो जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तो दोनों सदनों में हमें इस टाइप की मेजोरिटी चाहिए होती है, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ओके, इसके पश्चात हम देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 361 है ना। हम देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, 368। अब इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी समझा दूंगा आपको, है ना। ठीक है, क्या है कि मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये क्या है, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है दोस्तों, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। ये मेजॉरिटी कौन सी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ना। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कौन सी है, ये है ना अंडर आर्टिकल 249 है, ये वाली मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 है। ओके, कहने का मतलब है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, है ना। ये क्या होती है ना, लोकसभा में ये वाली मेजॉरिटी कितनी होती है अभी, 273, है ना, और राज्यसभा में ये वाली मेजॉरिटी कितनी होती है, 123। यानी कि इसके तहत जो भी काउंटिंग होगी, इसके तहत जो भी कैलकुलेशन होगी, वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी जाके वो डिसीजन पास होगा, तभी जाके वो डिसीजन पास होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 545 मेंबर्स है। ओके, 545 मेंबर्स है। ओके, जिसमें से जिसमें से मैं मान के चल रहा हूं कि 45 क्या है, अब्सेंट है, 45 क्या है, अब्सेंट है अभी दोस्तों, है ना। तो प्रेजेंट कितने हैं, 500 मेंबर्स क्या होंगे, प्रेजेंट हो गए, है ना। अब इन 500 में से, है ना, 500 में से मैं कह रहा हूँ, 500 में से मैं कहता हूँ कि जो प्रेजेंट है, सॉरी 500 में से जो वोट कर रहे हैं, जो वोट करते हैं और जो वोटर नहीं कर रहे हैं, है ना, वो कितने हैं, जो वोट कर रहे हैं मान लो ये हमारे 420। ओके, जो वोट नहीं करने मान लो ये कितने हैं, 80, है ना। अब यहाँ पे क्या है, मोर देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट में से वोटिंग कितने कर रहे हैं, 420, इनका क्या होना चाहिए, 2/3, इनका 2/3 होगा, है ना, इनका 2/3 अगर हम देखें तो, है ना, ये हो जाएगा 140 इंटू 2, 140 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 280, दैट इज इक्वल टू 280। अब इस वैल्यू को कंपेयर किया जाता है इसके साथ, इस वैल्यू को कंपेयर किया जाता है इसके साथ। अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी होती तब ये डिसीजन पास नहीं होता, इस केस में इससे ज्यादा है तो इस केस में ये डिसीजन पास हो जाता है। ओके, यानी कि 273 से तो ज्यादा होना ही होना चाहिए, है ना। और कौन सा होना चाहिए 273 से ज्यादा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंटेड वोटिंग। ओके, आई होप कि आपकी ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हमें यह मेजोरिटी चाहिए कहां पर होती है, हमें यह मेजोरिटी चाहिए कहां पर होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है ना, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, हमें यह मेजोरिटी कहां पे चाहिए होती है ना, यह मेजोरिटी हमें चाहिए होती है, यह मेजोरिटी हमें चाहिए होती है मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने, है ना, मैक्सिमम जो अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इस वाली मेजोरिटी से होते हैं, है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैक्सिमम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन थ्रू दिस मेजोरिटी, कैन बी डन थ्रू दिस मेजोरिटी। और ये अमेंडमेंट कौन से होते हैं, ये अमेंडमेंट होते हैं जो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड ना हो, जो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड ना हो, यानी कि नॉन फेडरल प्रोविजन जो होते हैं, नॉन फेडरल प्रोविजन जो होते हैं,
है ना, उनका जब अमेंडमेंट किया जाता है वो किया जाता है किस मेजोरिटी के साथ, इस वाली मेजोरिटी के साथ, है ना। ध्यान रखें, नॉन फेडरल प्रोविजंस की बात हो रही है, नॉन फेडरल प्रोविजंस की बात हो रही है ना। और हमें कहाँ पे चाहिए होता है ये वाली मेजोरिटी, है ना, ये वाली मेजोरिटी चाहिए होती है हमें टू रिमूव दी, है ना, पार्लियामेंट में ये वाली मेजोरिटी चाहिए होती है टू रिमूव दी, है ना, जजेस ऑफ, टू रिमूव दी जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना, टू रिमूव दी जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और है ना टू रिमूव दी, ये वाली मेजोरिटी हमें चाहिए होती है टू रिमूव दी, है ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड सी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको है ना रिमूव करने के लिए हमें ये वाली मेजोरिटी चाहिए होती है ना। अगर हम बात करें जैसे हमने देखा था किसमें, सिंपल मेजोरिटी में हमने देखा था कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 उसको इंपोज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो वही प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जाता है सिंपल मेजोरिटी के साथ। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इस वाली मेजोरिटी के साथ, है ना, नेशनल मेजोरिटी, है ना, ये वाली मेजोरिटी का चाहिए होते हैं नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को इंपोज करने के लिए हमें ये वाली मेजोरिटी चाहिए होती है, ये वाली मेजोरिटी चाहिए होती है, और नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, ओके। और और यहाँ इमरजेंसी और यहाँ मेजोरिटी हमें कहाँ चाहिए होती है दोस्तों, है ना, एक इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो ये चाहिए होती है ना, मान लो हमें पता है फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर हुए जहाँ पे दो सदन होते हैं लेजिस्लेचर के, और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वो जहाँ पे एक सदन होगा लेजिस्लेचर का। अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के पास, यानी कि सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी है ना, 6 स्टेट्स ऐसी है जिनके पास क्या है ना, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। क्या है दोस्तों, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में जो लोअर हाउस होगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है ना, तो वही वही जो अपर हाउस होता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता है, ठीक है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है ना, और अगर मैं है ना यूपी की बात करूं तो यूपी कैसा है दोस्तों, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ओके। ये यूपी कैसा है दोस्तों, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यूपी बाइकैमरल लेजिस्लेचर और एचपी कैसा है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। अब मान लो अब मान लो हिमाचल गवर्नमेंट चाहती है कि उसके लिए भी द्विसदनीय व्यवस्था का इंतजाम किया जाए, एचपी चाहती है कि उसके लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, है ना, तो कैसे होगी, तो वो क्या करेगी, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होगी हिमाचल प्रदेश की यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो रिक्वेस्ट करेगी किसको, वो रिक्वेस्ट करेगी यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन को, है ना, एक रेजुलेशन लाकर, और वो रेजुलेशन जिसमें वो रिक्वेस्ट करेगी यूनियन को कि उसके लिए क्या बनाई जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए, है ना, वो रेजुलेशन पास किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ हिमाचल के द्वारा इस वाली मेजोरिटी के साथ, ओके। यानी कि है ना, यानी कि है ना, टू पास द रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन और उसका एवोल्यूशन करने के लिए है ना, जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वो किया जाता है इस वाली मेजोरिटी के साथ। अब मान लो यूपी जो सदनीय व्यवस्था है, यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। अब यूपी मान लो चाहती है कि उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको भंग कर दिया जाए, है ना, तो उसको भंग करने के लिए यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रेजुलेशन लाएगी, है ना, रेजुलेशन लाएगी, और वो रेजुलेशन में रिक्वेस्ट करेगी किसे, यूनियन को, कि जो उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको भंग कर दिया जाए, तो वही यूपी इस रेजुलेशन को पास करेगी इस वाली मेजोरिटी के साथ, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ओके। समझ गए दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे,
ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्पेशल मेजोरिटी है हमारे पास। स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन, है ना। अंडर 368 के अंतर्गत कौन सी मेजोरिटी है हमारे पास, वो है मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो अभी हमने पढ़ी, है ना। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट रेटिफाई दिस विद सिंपल मेजोरिटी, विद सिंपल मेजोरिटी। ओके, यानी कि यह वाली मेजोरिटी हमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए होती है जो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड हो, ऐसे अमेंडमेंट को पास करने के लिए चाहिए होती है जो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड हो। ओके, फॉर एग्जांपल हम मैं कहूँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, है ना, वो रिजिड भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो वही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कहने का मतलब, है ना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। दोस्तों, जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, है ना, जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो, है ना, जो दोनों के द्वारा, यूनियन और स्टेट दोनों के द्वारा अमेंड किए जाते हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन और स्टेट दोनों के द्वारा, है ना, दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से अमेंड किए जाते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सरल भाषा में कहो, है ना, जैसा आप पढ़ के आ रहे हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो जिसको कि अमेंड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जिसको अमेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, है ना, वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन और स्टेट दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से अमेंड हो, तो वही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी एक के ही द्वारा या फिर यूनियन या तो स्टेट के ही द्वारा अमेंड कर लिए जाते हैं सिंगल हैंडली। ओके, यूनियन या फिर स्टेट के द्वारा ही, है ना, तो यहाँ पे दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से नहीं, और ना, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक ही बॉडी या तो यूनियन या तो स्टेट ही उसको अमेंडमेंट, उसका अमेंडमेंट कर देगी कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो, है ना, वो अकेला यूनियन भी उसको अमेंड कर देता है, और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जहां पर यूनियन और स्टेट दोनों ज्वाइंट एफर्ट से उसको अमेंड, है ना, करती है। ओके, सॉरी दोस्तों, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स, है ना, जिनका अमेंडमेंट यूनियन और स्टेट दोनों, है ना, ऐसे आर्टिकल्स जिनका अमेंडमेंट यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर करती है, उन आर्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, रिजिड आर्टिकल्स बोल देते हैं। उनको क्या बोल देते हैं, अभी रिजिड आर्टिकल्स बोल देते हैं, है ना। उन आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम रिजिड आर्टिकल्स। ओके, तो दोस्तों, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनको, है ना, जिनका अमेंडमेंट किया जाता है यूनियन और स्टेट के द्वारा, है ना। दोस्तों, यूनियन में, है ना, यूनियन लेवल पर ऐसे, है ना, इन रिजिड आर्टिकल्स का जब अमेंडमेंट करना होता है, तो यूनियन लेवल पर इनका अमेंडमेंट किया जाता है इस वाली मेजोरिटी के साथ, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड, ठीक है, एंड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इस वाली मेजोरिटी के साथ। तो वही स्टेट पर, है ना, स्टेट में जब वो अमेंडमेंट जाता है तो स्टेट उसको पास करती है सिंपल मेजोरिटी के साथ, है ना। तो ऐसे अमेंडमेंट तभी पास हुए माने जाते हैं जब एटलीस्ट, है ना, कम से कम 50% स्टेट, अगर 28 स्टेट्स है, 29 स्टेट्स हैं, तो उनमें से 28 स्टेट्स है, तो उनमें से, है ना, 15%, 15 स्टेट जो है उसको भी रेटिफाई करते हैं। ओके, तब वो अमेंडमेंट हुआ माना जाता है। ओके, अब ये हमें कहाँ कहाँ पे चाहिए होती है, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं उनको हम देखते हैं, है ना, उनको हम देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे ये चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हमें जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू, प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इलेक्शन,
जो प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको अगर अमेंडमेंट करना है तो वो, है ना, तो वो दोनों यूनियन और स्टेट दोनों के द्वारा अमेंड किए जाएंगे। ओके, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट को अपॉइंट स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स भी इलेक्ट करते हैं, तो यूनियन के एमपीज भी इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट, है ना, स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनियन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से यह फेडरल प्रोविजन हो जाते हैं जिसका अमेंडमेंट दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से ही किया जाएगा। अगर दूसरा हम देखें कि हमें कहाँ पे चाहिए होगा, कहाँ पे चाहिए होगी ये वाली मेजोरिटी, है ना, तो वो है हमारे पास, है ना, सेवंथ शेड्यूल आपने देखा होगा। सेवंथ शेड्यूल, है ना, सेवंथ शेड्यूल जो है हमारा, वो क्या करते हैं दोस्तों, है ना, डिवीजन ऑफ पावर करते हैं, है ना। सेवंथ शेड्यूल हमारा क्या करते हैं, पावर्स का डिवीजन करते हैं। सेवंथ शेड्यूल, जो सेवंथ शेड्यूल है ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल 246 की। सेवंथ शेड्यूल, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ओके, स्टेट और यूनियन के बीच में पावर्स का डिवीजन करता है। स्टेट से भी रिलेटेड है ना, यूनियन से भी रिलेटेड है, तो ये वाला प्रोविजन कैसा बन जाता है, फेडरल प्रोविजन बन जाता है, जिसका अमेंडमेंट स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर करेगी। ये वाले आर्टिकल क्या हो गया, रिजिड आर्टिकल। ओके, थर्ड अगर हम बात करें, है ना, थर्ड अगर हम बात करें दोस्तों, आर्टिकल आर्टिकल 368 इटसेल्फ, आर्टिकल 368 जिसके अंदर ये सब बातें कही है, वो भी तो रिजिड आर्टिकल है ना दोस्तों। ये आर्टिकल 368 के अंदर ही ये बातें कही हुई है कि भाई ये इनका अमेंडमेंट करना है तो ये स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर करेगी, है ना। तो आर्टिकल 368 अपने आप में क्या बन जाता है, रिजिड आर्टिकल बन जाता है। आर्टिकल 368 की टाइटल क्या है, पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अगर हम प्रोविजन देखें, कहाँ पे हमें यह वाली मेजोरिटी चाहिए होती है ना, तो ये चाहिए होती है हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, यानी कि स्टेट की लोकसभा और राज्यसभा, है ना, की सीटें इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है ये वाली मेजोरिटी। ओके, जैसे अगर मैं एचपी की बात करूं, है ना, एचपी में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 4, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 3। अगर इनको इंक्रीज करना हो और डिक्रीज करना हो तो उस केस में, है ना, यो अमेंडमेंट किया जाएगा इस मेजोरिटी के साथ, इस वाली मेजोरिटी के साथ। ओके, है ना। एक और अगर मैं बताऊं, है ना, तो वो प्रोविजंस रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एंड जुडिशियल, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट। प्रोविजंस रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ये भी एक रिजिड आर्टिकल है और इसका अमेंडमेंट भी, है ना, यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर करेगी। दोस्तों ये थे हमारा टाइप्स ऑफ मेजोरिटी का टॉपिक, और आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ओके दोस्तों, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों दोस्तों में, अपने सखियों में, अपने भाई बहन जो कोई भी हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि वो भी लुफ्त उठा सके इस अच्छे कंटेंट का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।